जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और एनडीए का जो आपका एग्जाम है 14 सितंबर को, उसके लिए हम एनसीईआरटी की रिवीजन कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 3 रहने वाला है। हर एक वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक उठाते हैं और छोटी छोटी वीडियोस रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कंसंट्रेशन के साथ में अगर 10 मिनट भी रिवीजन कर लेंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, इसकी गारंटी है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। मिनरल्स में जब मेटल की प्रपोर्शन और कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं ओर। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ओर है मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड का जो ओर होता है उसे हम बोलते हैं सिनाबार। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं। अगर मरकरी सल्फाइड में से मैं मरकरी को एक्सट्रैक्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ये आज हम सीखेंगे। मरकरी सल्फाइड क्या है, ओर है, मुझे इसमें से मरकरी चाहिए, तो यही आज का हमारा टॉपिक है, एजेंडा है कि ओर में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अभी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा। रिएक्टिविटी सीरीज के जो ऊपर एलिमेंट्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। मीडियम रिएक्टिविटी वाले कौन से हैं? जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। ये रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आते हैं। लो रिएक्टिविटी वाले कौन से हो जाएंगे? जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, Hg, कॉपर हो गया और गोल्ड हो गया। ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं। अभी ज्यादातर आप ओर्स देखेंगे ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। अगर अभी कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ज्यादातर जो ओर है वो ऑक्साइड की फॉर्म में हमें क्यों देखने को मिलते हैं, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है, साथ ही हमारे नेचर में काफी ज्यादा अबंडेंट है। यही दो रीजन है कि ज्यादातर ओर्स हमें ऑक्साइड की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो क्या ओर्स सिर्फ ऑक्साइड की फॉर्म में देखने को मिलते हैं? नहीं, इसके अलावा भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं। यहां पर 3 तरह के ओर्स देखने को मिलेंगे, ट्रिक याद रखना, कॉस। सी से होता है कार्बोनेट, एस से होता है सल्फाइड, ओ से होता है ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर 3 तरह के ओर्स देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए जिंक है तो जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट। अभी हमें क्या करना है, इसमें से मेटल को निकालना है। एक चीज मैं आपको समझा दूं, चाहे कार्बोनेट है चाहे सल्फाइड है, उसे सबसे पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास में मेटल का ऑक्साइड होगा ना, वहां से मेटल प्राप्त करना इजी होता है। किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कर दें, किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ में उसका रिएक्शन कर दे तो मेटल मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें कार्बोनेट और सल्फाइड को कन्वर्ट करना होगा ऑक्साइड के अंदर। ध्यान देना, मान लीजिए मेरे पास में आ गया जिंक कार्बोनेट और यहां पर आ गया जिंक सल्फाइड। ठीक है, अभी दोनों को ही मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा जिंक ऑक्साइड के अंदर, लेकिन दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। अगर मुझे कार्बोनेट को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड के अंदर, तो ये मैं करूंगा हीट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। और जब मैं सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करूंगा जिंक ऑक्साइड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम क्या कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज होता है कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, और जो आपका रोस्टिंग का प्रोसेस है वो यूज होता है सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड ओर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाता हूं। ये हमारा रिएक्शन है, ये क्या है, जिंक सल्फाइड। हमें इसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले ऑक्साइड में।
ठीक है, कैसे किया हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया। जिंक कार्बोनेट से भी हमें चाहिए था जिंक ऑक्साइड, लेकिन ये हमने किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन कहेंगे। ठीक बात है ना। तो एक बार जब हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया, उसका रिएक्शन हमने करवा दिया कोक के साथ में, कार्बन के साथ में, तो हमें हमारा मेटल मिल गया। मेटल को हमने यहां पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये प्रोसेस होता है। ध्यान में रखना कि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है ना, वो तीन तरह से पाए जाएंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड। चाहे सल्फाइड है चाहे कार्बोनेट है, सबसे पहले हमें उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस अलग है। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज रोस्टिंग। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे, दैट इज कैल्सिनेशन। ये चीज क्लियर हो गई। अभी बात आती है जो हमारे मेटल्स लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं, यहां पर आपको कार्बोनेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहां पर सिर्फ सल्फाइड ओर देखने को मिलेंगे। और सल्फाइड ओर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं रोस्टिंग के माध्यम से, अभी अभी मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अभी दिखाता हूं। ये देखिए सिनाबार है, सिनाबार देखने को मिलेगा मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में। हमने रोस्टिंग की, मुझे मरकरी ऑक्साइड मिल गया। अभी मरकरी ऑक्साइड को सिर्फ हीट करने से ही मुझे मरकरी मिल जाता है, लेकिन जब जिंक ऑक्साइड था तो उसको सिर्फ हीट करने से नहीं मिला, उसको मुझे रिएक्ट करना पड़ा कोक से। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो लो रिएक्टिविटी वाले हमारे सल्फाइड्स होते हैं ना, वो सिर्फ हीट करने से ही उनका मेटल हमें प्राप्त हो जाता है। यहां पर किसी भी तरह की रिडक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है, किसी भी तरह से हमें कोक या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जरूरत नहीं है। सिर्फ हीट करेंगे ना उनको तो भी हमें मेटल मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सीधा सीधा यहां से प्रश्न जो है आपका बन सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अभी एक और चीज समझना जरा, ये जो ओर्स होते हैं जो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, तो ये प्योर तो होते नहीं, इनके अंदर मिट्टी होगी, सैंड होगा, सॉइल होगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो गंदगी होती है उसे कहते हैं गैंग। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अभी बात आती है हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, कि वहां से हमें मेटल कैसे प्राप्त होगा। बहुत जरूरी है इसे जानना। देखिए जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यहां पर इनकी रिडक्शन वगैरह करके हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में तो ये बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ में इनकी अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनके लिए एक अलग प्रोसेस चाहिए होता है। इनको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो हमारा मेटल है उसके सॉल्ट की अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर दे तो हमें मेटल मिल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, अगर मुझे सोडियम चाहिए तो यहां पर मैं सॉल्ट लूंगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा। ये है हमारा कैथोड और ये है हमारा एनोड। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा सोडियम में और क्लोरीन के आयंस में। सोडियम डिपॉजिट कहां पर होगा ये पता होना चाहिए। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो एग्जाम में आपके काम आएगी। ट्रिक क्या है, वर्ड है पैनिक। पैनिक, पी से क्या होता है पॉजिटिव, ए से क्या होता है एनोड, और एन से क्या होता है नेगेटिव, और सी से क्या होता है कैथोड। ठीक है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कैथोड नेगेटिव है, सिर्फ याद रखना ये टर्म पैनिक। अभी देखिए कैथोड है नेगेटिव, एनोड है पॉजिटिव, जो सोडियम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो मुझे बताइए जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट की तरफ। कैथोड नेगेटिव होता है तो सोडियम मेरा डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। सोडियम मेरा कहां पर डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर होगा।
तो ये प्रश्न एग्जाम में आपका बनेगा ही बनेगा। वहां पर पूछ लेंगे कि बताइए जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो हमें डिपॉजिट कहां पर होकर मिलते हैं, कैथोड के ऊपर मिलते हैं या एनोड के ऊपर मिलते हैं। तो ध्यान में रखना कैथोड के ऊपर मिलते हैं। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आपको देखने को मिलेंगे कैथोड के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। जब आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी ना एक रिएक्शन में आपको समझाऊंगा, ध्यान देना। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये होता है मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम के साथ में और यहां पर हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन का एक खास नाम है और इस रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन। ध्यान देना, एग्जाम में पूछेंगे कि थर्मिट रिएक्शन क्या है तो आप बताएंगे कि मेटल ऑक्साइड का जब रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ में होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और वहां पर हीट रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में, उसे हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और यहां पर जो आयरन वाला थर्मिट रिएक्शन है ना, ये काम आता है वेल्डिंग में। ठीक है, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी अगर हमें वेल्डिंग करनी है तो वहां पर थर्मिट रिएक्शन काम आता है। ध्यान देना, यहां पर क्या है, आयरन ऑक्साइड है, यानी ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में, और आयरन अलग हो गया क्योंकि एल्यूमिनियम जो है हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो डिस्प्लेस कर देगा। आयरन हमारा यहां पर मोल्टन फॉर्म में देखने को मिलेगा क्योंकि हीट बहुत रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो कभी भी पूछ ले कि थर्मिट रिएक्शन क्या है तो आप बताएंगे कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जब एल्यूमिनियम के साथ में होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज थर्मिट रिएक्शन। जैसे आप यहां पर देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन हुआ तो यहां पर मैंगनीज अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया विद द रिलीज ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे भी हम थर्मिट रिएक्शन ही कहते हैं। लेकिन अगर रेलवे ट्रैक वाला पूछ लेंगे तो वहां पर आयरन की यूज पड़ती है ज्यादा, तो ये रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अभी बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। यहां पर आप देख सकते हैं हमें मेटल तो मिल गया था लेकिन उसके बाद में उसकी रिफाइनिंग भी करनी है ना, उसको साफ भी करना है। तो हम साफ कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर जरा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यार कि जो मेरे पास में कॉपर आया है तो वो इम्प्योर है। ठीक है, कॉपर जो है इम्प्योर है। कॉपर मेरे पास में जो एक्सट्रैक्ट होकर आया वो है इम्प्योर, मुझे चाहिए प्योर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करूंगा। यानी यहां पर एक सोल्यूशन लूंगा कॉपर सल्फेट का, ठीक है, करंट पास करूंगा। करंट पास करूंगा तो होगा क्या, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो इम्प्योर कॉपर होगा उसको हमें कहां पर अटैच करेंगे, एनोड के ऊपर करेंगे या कैथोड के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपका पूछा जा सकता है, बन सकता है। तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो इम्प्योर कॉपर होगा, इम्प्योर, उसे हम एनोड के ऊपर लगाएंगे और ये होगा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। जब करंट पास होगा तो यहां पर जो हमारा इम्प्योर कॉपर प्लेट है इसमें से कॉपर निकलकर सॉल्यूशन में आ जाएगा और सॉल्यूशन का जो कॉपर है उतनी ही मात्रा में डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर जो इम्प्योरिटी है वो नीचे आपको देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं एनोड मड। ध्यान देना, इम्प्योर मेटल हम एनोड के ऊपर लगा रहे हैं। उसी तरह से ट्रिक याद रखना, पैनिक। ठीक है, नेगेटिव वाला क्या होता है, कैथोड होता है। अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद में जो पॉजिटिव प्योर वाला कॉपर है वो कहां पर देखने को मिलेगा, तो आपको पता है कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी प्योर कॉपर होगा वो हमें कैथोड के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर वो प्योर वाला हमें कैथोड के ऊपर देखने को मिलेगा,
इसका मतलब इम्प्योर वाला कॉपर हम कहां पर लगाएंगे, एनोड के ऊपर लगाएंगे। इम्प्योरिटी जो नीचे बह जाएगी उसे हम एनोड मड कहेंगे। और यहां पर जो सोल्यूशन लिया है वो लिया है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि एनोड मड क्या होता है। तो आप बता देंगे कि जो इम्प्योरिटी नीचे इकट्ठी हो जाती है इम्प्योर कॉपर से, इम्प्योर मेटल से, वो एनोड मड होता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो इम्प्योर वाला मेटल है वो हम एनोड के ऊपर लगाते हैं। यही क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अभी वीडियो खत्म करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि सिल्वर का कलर जो है ब्लैक क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ में रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर का कलर जो है ब्लैक पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि कॉपर जो है उसका कलर ग्रीन क्यों पड़ जाता है, उसके ऊपर करोजन हो जाती है, ग्रीन सा जम जाता है उसके ऊपर, तो क्यों जम जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है जो हवा के अंदर होती है, और यहां पर कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो करोजन, वो ग्रीन कलर की परत जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज मैं आपको बताना चाहता था। चाहे सीना बार है, चाहे ओर है, एक्सट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस है, इम्प्योर मेटल एनोड के ऊपर होता है, कहां पर हमें डिपॉजिट होकर मिलेगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे, एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर, और रिएक्शंस बताना चाहता था, थर्मिट रिएक्शन बताना चाहता था, सिल्वर कॉपर, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से एक से ज्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नीचे कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।